चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपका, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? बताएं, कहाँ स्थित है? बताएं भाई। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, ये आपका राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान गोवा में है। कहाँ पे है? गोवा में। क्लियर है ना? राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? गोवा में। क्लियर है? चलो अब हम लोग गोवा की बात कर लेते हैं, ठीक ना। गोवा आया है, गोवा की बात कर लेते हैं, गोवा राज्य से। ध्यान दीजिएगा, अगर हम गोवा की बात करें तो सबसे पहले ये बताइए आप, गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी क्या है? गोवा की राजधानी क्या है भाई? पणजी। वेरी गुड। गोवा की राजधानी क्या है? पणजी है। ठीक है ना। अच्छा, ये जो गोवा है ना, यह किस नदी किनारे बसा है? किस नदी किनारे बसा हुआ है? कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है गोवा राज्य आपका? वेरी गुड। कौन सी नदी? मांडोवी नदी। कौन सी नदी? ध्यान देना, ये मांडोवी नदी के किनारे है। ठीक ना, मांडोवी नदी के ये किनारे है। ओके, चलो। अच्छा, ये जरा बताएंगे आप लोग, ये गोवा, गोवा राज्य जो है ना, इसका हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है? किस हाई कोर्ट के अधीन आता है ये? गोवा राज्य किस हाई कोर्ट के अधीन आता है? बताइए, गोवा का हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है? गोवा राज्य का हाई कोर्ट कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। वेरी गुड, लेकिन महाराष्ट्र मत बताया करो आप लोग, ठीक ना। बॉम्बे हाई कोर्ट, ठीक ना। मुंबई हाई कोर्ट, वेरी गुड। बॉम्बे हाई कोर्ट, आपका जो मुंबई हाई कोर्ट है ना, उसके अधीन ये गोवा आता है। और एक चीज याद रखना, इस बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत ना कौन कौन से आते हैं वो लिख लो आप लोग, आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। इस बॉम्बे हाई कोर्ट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? एक तो आपका महाराष्ट्र राज्य हो गया, महाराष्ट्र का भी हाई कोर्ट आपका बॉम्बे हाई कोर्ट है, ठीक ना। एक तो गोवा हमने अभी बता दिया, ये भी है। और आप सुने होंगे ना दादर नगर हवेली, अब तो मिल चुके हैं, अब तो मिल चुके हैं, लेकिन ये दादरा नगर हवेली जो है ना, दादरा और नगर हवेली, इसका भी। और एक आपका दमन और दीव है, दमन और दीव, अब तो इसको मिला दिया गया है सबको, दमन और दीव। इन सब का हाई कोर्ट यही पड़ता है, बॉम्बे हाई कोर्ट। ये आपको याद रखना है। आगे देखिए। अच्छा, एक बात बताइए, इसका राष्ट्रीय पशु क्या है? अगर ओ सॉरी, राज्य पशु, राष्ट्रीय नहीं, राज्य पशु कौन सा है? ये भी आपको याद रखना है, राज्य पशु कौन सा है। ध्यान देना, एक मृग है, उस मृग का नाम है मूसक। मूसक मृग, मूसक मृग जो है ना, इस राज्य का राज्य पशु है। अगर हम राज्य पक्षी का बात करें, राज्य पक्षी की बात करें ना, राज्य पक्षी यहाँ का एक पक्षी है धामरा। पक्षी का नाम क्या है? धामरा। धामरा यहाँ का राज्य पक्षी है, ठीक है। और अगर यहाँ के राजकीय पुष्प की बात करें, राजकीय पुष्प की बात करें, तो जो राजकीय पुष्प है यहाँ का, वो आपका चमेली है। क्या है? चमेली। ठीक है ना, चमेली यहाँ का राजकीय पुष्प है। अच्छा, यहाँ की जो राजकीय भाषा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। राजकीय भाषा,
गोवा की जो राजकीय भाषा है ना, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताइए गोवा राज्य की भाषा क्या है? गोवा राज्य की राजकीय भाषा क्या है, बताएंगे? क्या है भाई, मालूम है किसी को? गोवा राज्य की राजभाषा क्या है, उसकी राज्य की भाषा क्या है? राज्य की भाषा इसकी एक कोंकणी, ध्यान देना, एक कोंकणी, ठीक है ना भाई? कौन सी है? कोंकणी, कोंकणी ऐसे लिखना है, ऐसे कोंकणी। कोंकणी जो है ना, कोंकणी इस राज्य की राजकीय भाषा है। ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग याद रखना, ठीक है ना? यहां तक समझ में आया आप लोगों को? यहां तक समझ में आया? आगे चले, अभी आपसे गोवा से इंपॉर्टेंट और क्वेश्चंस बताने, आगे चले हम लोग। चलो देखो, हम लोग गोवा की चर्चा कर रहे हैं, हम लोग गोवा राज्य की चर्चा कर रहे हैं ना, गोवा की। देखो गोवा से और सारे क्वेश्चंस। ये जो गोवा है ना, इसका राज्य दिवस कब मनाया जाता है? राज्य दिवस कब मनाते हैं? गोवा का राज्य दिवस जो है ना, ये कब मनाता है अपना राज्य दिवस? कब मनाता है? ध्यान देना, यह 19 दिसंबर को अपना राज्य दिवस मनाता है। कब? 19 दिसंबर को। क्यों? क्यों मनाता है? क्योंकि ध्यान देना, 19 दिसंबर, 19 दिसंबर 1961 को, 61 को किससे आजाद हुआ था? 61 को पुर्तगालियों से आजाद हुआ था, मुक्त हुआ था पूरी तरीके से। पूरी तरीके से गोवा पुर्तगालियों से मुक्त कब हुआ था? 19 दिसंबर 1961 को पुर्तगालियों से, पुर्तगालियों से ध्यान देना मुक्त हुआ। तो आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा किसके अधीन था? गोवा राज्य किसके अधीन था? तो पुर्तगालियों के अधीन था। कब मुक्त हुआ? 1961 में। कब? 19 दिसंबर। इसीलिए 19 दिसंबर को यह अपना राज्य दिवस मनाता है। क्लियर है? बताइए, क्लियर है? लेकिन ध्यान देना, लेकिन ध्यान देना, ये अपना तो राज्य दिवस मनाता है, लेकिन इसको पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? इसको जो है पूर्ण राज्य का दर्जा, ध्यान देना, पूर्ण राज्य का दर्जा कब मिला? पूर्ण राज्य का दर्जा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये पूछे जाते हैं। पूर्ण राज्य का दर्जा ध्यान देना, 30 मई 1987 को, 1987 को। इसके साथ साथ में आपका पूछा जाता है कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत? नोट करना, 57वां संविधान संशोधन, 57वां, ठीक ना? संविधान संशोधन ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। इस संशोधन के अंतर्गत, इसके अंतर्गत गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, ठीक है ना? गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। ये आपके लिए, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपको याद रखना है। समझ में आया सबको? बताओ भाई, सबको समझ में आया कि नहीं आया? चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला एक महत्वपूर्ण पॉइंट, ध्यान देना, इसकी मुक्ति के लिए ना, इसकी गोवा राज्य की मुक्ति के लिए, गोवा राज्य की मुक्ति के लिए जब यह पुर्तगालियों से मुक्त हुआ था ना, इसकी मुक्ति के लिए प्रेजेंट टाइम यानी उस समय के जो पीएम थे, प्रधानमंत्री थे, वो कौन थे? बता सकते हैं? उस समय के प्रधानमंत्री कौन थे जब पुर्तगालियों ने गोवा को मुक्त किया था? ध्यान देना, मुक्ति के लिए तत्कालीन पीएम, पीएम कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू, ठीक ना? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आपके पीएम थे। ध्यान देना, इन्होंने, इन्होंने 2 दिन पहले यानी 19 दिसंबर को हुआ था ना, ध्यान देना, 17 दिसंबर 1961 को, 2 दिन पहले 61 को एक ऑपरेशन चलाया था मुक्ति के लिए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 17 दिसंबर 1961 को एक ऑपरेशन चलाया था। उस ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन विजय। तो आपसे पूछा जा सकता है किस ऑपरेशन के तहत
गोवा को पुर्तगालियों से मुक्त कराया गया था, तो याद रखना उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन विजय। क्लियर है? क्लियर है भाई? क्लियर है सबको? अभी अभी एमटीएस के एग्जाम में पूछा, हैदराबाद को भारत में किस ऑपरेशन के तहत मिलाया गया था? हैदराबाद को भारत में मिलाया गया, भारत में मिलाया गया किस ऑपरेशन के तहत? ये आपके एमटीएस 2021 का क्वेश्चन था। बताएं जरा कौन से ऑपरेशन के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया है? नोट करना, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो, ऑपरेशन पोलो के तहत हैदराबाद को भारत में मिलाया गया था। ठीक ना? किसने मिलाया था बताए भाई? यहां तक आप लोगों को समझ में आया? हर एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक ना? हर एक पॉइंट में इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं और देखो गोवा के बारे में ध्यान देना। 1510 में, ध्यान देना, गोवा पर पुर्तगालियों का और कब्जा कब हुआ था? तो ध्यान देना 1510 में, 1510 में 1510 में पुर्तगालियों का कब्जा हुआ था। पुर्तगालियों ने गोवा पे कब्जा कब किया था? तो पुर्तगालियों ने 1510 में पुर्तगालियों ने गोवा राज्य पे कब्जा किया। गोवा पर कब्जा किया। किसने किया था बता सकते हैं? किसने किया था? उस व्यक्ति का नाम क्या था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। कर्क याद करके रखेंगे। उस व्यक्ति का नाम था, जो पुर्तगाली था, हुआ था अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्बुकर्क। और एक चीज अच्छे से याद रखना, एक चीज अच्छे से याद रखना, यहां से एक क्वेश्चन बनाया जाता है कि भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? भारत में पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो यही था। ठीक है ना? यही था, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन आप नोट कर लेना। भारत में पुर्तगाली शक्ति बोलो या शासन बोलो, पुर्तगाली शक्ति बोलो या शासन बोलो, ठीक ना? शासन का वास्तविक संस्थापक, वास्तविक संस्थापक कौन था? अल्फांसो द अल्बुकर्क। बताओ, क्लियर है यहां तक? ये चीज क्लियर है कि नहीं क्लियर है? 1510 में पुर्तगालियों का जो है ना गोवा राज्य पे कब्जा हुआ था। ठीक है ना? पूरी तरीके से इन्होंने कब्जा कर लिया गोवा राज्य पे 1510 ईस्वी में। किसने किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। भारत में तो वास्को डी गामा 98 में ही आ गया था, लेकिन गोवा राज्य पे कब्जा नहीं हुआ था। गोवा पे कब किया? 1510 में। किसने किया था? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। इसीलिए भारत जो है, भारत में ध्यान देना, पुर्तगाली शक्ति का, पुर्तगाली शक्ति या पुर्तगाली शासन का वास्तविक संस्थापक इसी को माना जाता है। क्लियर है? ठीक ना? आगे देखो, आगे देखो भाई, गोवा में एक हवाई अड्डा है, उसका नाम जानते हैं आप लोग? गोवा में एक हवाई अड्डा है, उसका नाम जानते हैं? याद रखना आप लोग, डबोलिम। एक यहाँ पे एक हवाई अड्डा है गोवा में, डबोलिम, इसको आपको याद रखना है। अच्छा, गोवा का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है? सबसे बड़ा शहर कौन सा है गोवा का? ध्यान देना, वास्को डिगामा। कौन सा है? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा गोवा का सबसे बड़ा शहर है। ठीक है ना? एक यहाँ पे पक्षी अभ्यारण्य है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट। एक यहाँ पे बड़ा ही इंपॉर्टेंट पक्षी अभ्यारण्य है, नाम बता सकते हैं? नाम बता सकते हैं? डॉक्टर सलीम अली, डॉक्टर
सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गोवा में है। डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है भाई? गोवा में है। क्लियर है? ये कहाँ है? गोवा में। अच्छा, आपका सेंट कैथेड्रल चर्च है, कहाँ है? गोवा में है। कहाँ है? गोवा में है। सेंट कैथेड्रल कैथेड्रल चर्च कहाँ है? गोवा में है। ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा, गोवा के वर्तमान में सीएम कौन है? वर्तमान में सीएम कौन है गोवा राज्य के? वर्तमान सीएम कौन है गोवा राज्य के? कौन है भाई? नहीं मालूम? प्रमोद सावंत। वेरी गुड, प्रमोद सावंत। प्रमोद सावंत इसके प्रेजेंट टाइम के सीएम हैं। और अगर हम गवर्नर की बात करें यानी राज्यपाल की बात करें तो वर्तमान में राज्यपाल कौन है? राज्यपाल कौन है? वेरी गुड, श्रीधरन पिल्लई। वेरी गुड। कौन है भैया? श्रीधरन पिल्लई। ये ध्यान देना, प्रेजेंट टाइम में ध्यान देना, डॉक्टर सलीम अली पक्षी अभ्यारण्य गोवा राज्य में है। सेंट कैथेड्रल चर्च गोवा में है। प्रेजेंट टाइम में गोवा के सीएम प्रमोद सावंत हैं और राज्यपाल श्रीधरन पिल्लई हैं। श्रीधरन पिल्लई हैं प्रेजेंट टाइम में, ठीक है ना। ध्यान देना, कोंकण रेलवे का नाम सुने हैं आप लोग? कोंकण रेलवे, कोंकण रेलवे का नाम सुने हैं? जरा बताएं, कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां है? कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां है? कोंकण रेलवे का मुख्यालय कहां है? तो याद रखना, पणजी में है। यही गोवा पणजी में है कोंकण रेलवे का मुख्यालय, ठीक ना। कोंकण रेलवे ध्यान देना 4 राज्यों को जोड़ती है। कौन कौन से? महाराष्ट्र से स्टार्ट होता है। महाराष्ट्र, गोवा, गोवा के बाद आपका कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल। ये आपका सीरियल से राज्य लिखे गए हैं। इन्हीं चारों राज्यों को जो है ना ये कोंकण रेलवे जोड़ता है। और कोंकण रेलवे की जो टोटल लंबाई है वो याद रखना 760 किलोमीटर है। कितनी है? 760 किलोमीटर है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, ये आप जरूर याद रखना। कोंकण रेलवे 4 राज्यों से गुजरता है, यानी 4 राज्यों को जोड़ता है ये रेल मार्ग, कोंकण रेलवे रेल मार्ग, ठीक ना। ये जरूर याद रखेंगे, ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके का ये पूछा जाता है, एग्जाम में पूछा भी गया है। यहां तक सबको समझ में आ गया भाई? जल्दी से बताएं, सबको यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? किसी को कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बोल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति कौन होता है? पदेन सभापति बोले या पदेन अध्यक्ष बोले, कौन होता है? पीएम होता है। वेरी गुड, बहुत अच्छे। कौन होता है भाई? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? पीएम होता है। बहुत अच्छे, क्या पढ़ाई कर रहे हो आप लोग? बहुत शानदार पढ़ाई कर रहे हो। यूपी का प्रेसिडेंट होता है। बहुत बढ़िया, शानदार, बहुत ही शानदार भाई। राज्यसभा का पदेन सभापति, इतना आसान क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति होता है। उपराष्ट्रपति होता है। पीएम लोकसभा में होता है भाई, ठीक है ना। लोकसभा का जो नेता होता है ना वो पीएम होता है, ठीक ना। बहुमत दल का नेता पीएम होता है जो लोकसभा में होता है। ध्यान देना, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष बोलो या तो पदेन सभापति बोलो, कभी कभी अध्यक्ष भी लिख के आ जाता है यहाँ पे, कभी कभी तो अध्यक्ष भी लिख के आ जाता है, ठीक है ना। तो कौन होता है भैया?
उपराष्ट्रपति होता है। चलो अगर उपराष्ट्रपति आ गया है तो क्यों ना हम लोग उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ क्वेश्चन पढ़ ले फटाफट। क्यों भाई, उपराष्ट्रपति के बारे में फटाफट कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। चलो ध्यान से देखो उपराष्ट्रपति के बारे में। सबसे पहले नंबर पे तो आप हमें ये बताएं किस आर्टिकल में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? कौन से अनुच्छेद में लिखा गया है बताएं। भारत का उपराष्ट्रपति कौन से आर्टिकल में लिखा गया है? यानी उपराष्ट्रपति के बारे में संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा गया है बताएंगे हमें? नहीं मालूम, नहीं मालूम। 63 आर्टिकल 63 में ये लिखा गया उपराष्ट्रपति के बारे में सारी चर्चाएं की गई हैं, ठीक है ना। भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा या किसमें लिखा है? अनुच्छेद 63 में। अच्छा तो फिर ये बताओ राज्यसभा का पदेन सभापति उपराष्ट्रपति होता है, यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? ध्यान देना, ये आपका 89 अनुच्छेद 89 में लिखा है उपराष्ट्रपति जो है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होगा, ठीक है ना। यहां लिख लीजिए पदेन सभापति होगा, पदेन सभापति होगा। एक चीज और याद रखना, इसी अनुच्छेद में राज्यसभा के उपसभापति के बारे में भी उल्लेख किया गया है। इसी आर्टिकल में राज्यसभा के उपसभापति के बारे में भी उल्लेख है, अनुच्छेद 89 में। क्लियर है सबको? बोलो भाई, सबको क्लियर है? ये दोनों आर्टिकल आपको याद रखना है। उपराष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? 63 में कहा गया है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति है, इसका उल्लेख कहां किया गया है? अनुच्छेद 89 में किया गया है, आर्टिकल 89 में। चलिए जरा आप लोग ये बताइए, जो उपराष्ट्रपति होता है यह राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता? बस इतना बताना है आपको। राज्यसभा का सदस्य होता है कि नहीं होता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। होता है कि नहीं होता है? तो याद रखना, राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। राज्यसभा की तो बात छोड़ दीजिए, राज्यसभा की बात तो छोड़ दीजिए, या संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। ध्यान से सुनना, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। और जो विधानमंडल होता है ना, इस राज्य में जो विधानमंडल होता है, विधानमंडल के भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक ना। विधानमंडल के भी किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, ये याद रखना है आपको। अगर कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य है या विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य है, जैसे ही उपराष्ट्रपति का शपथ ग्रहण करेगा, जिस दिन जिस तारीख को शपथ ग्रहण करेगा, उसी समय से उस सदन में उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। क्लियर है? क्लियर है ना भाई? अगर कोई ऐसा व्यक्ति जो राज्यसभा, लोकसभा या विधानमंडल के विधान परिषद या विधानसभा में सदस्य है, अगर वह उपराष्ट्रपति बनता है, जिस तारीख को शपथ लेगा उसी तारीख को उसकी सदस्यता क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? देखो इसकी योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता में आपको पता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, ये चीज अच्छे से पता है। इसकी जो न्यूनतम उम्र होनी चाहिए, कितने वर्ष पूरा कर चुका होना चाहिए? इसकी न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? अगर किसी व्यक्ति को उपराष्ट्रपति बनना है तो कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 35। वेरी गुड, ध्यान देना, यही 35 उपराष्ट्रपति के लिए भी है और राष्ट्रपति के लिए भी है।
उपराष्ट्रपति पद के लिए भी है और उपराष्ट्रपति पद के लिए भी न्यूनतम आय 35 है, ठीक है ना। एक एक योग्यता इसके अंदर और क्या होनी चाहिए, ध्यान देना, उसके अंदर राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता होनी चाहिए, ठीक है ना। ये पॉइंट ये नोट कर लेना, राज्यसभा का सदस्य तो नहीं होता, लेकिन राज्यसभा का सदस्य बनने की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए। राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता, निर्वाचित होने की योग्यता, ध्यान देना, इसके अंदर होनी चाहिए, ठीक है ना। सदस्य नहीं रहेगा लेकिन उसके पास वो क्षमता क्वालिफिकेशन होना चाहिए। जैसे आपको जॉब लेनी है तो आपसे क्वालिफिकेशन मांगा जाता है, तो आप हाई स्कूल पास हो, 12 पास हो, तो आपसे मांगा जाता है ना क्वालिफिकेशन। इसी ऐसे ही उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता आपके पास होनी चाहिए, जो राज्यसभा के सदस्य की योग्यता होती है। क्लियर है। और ध्यान देना, लाभ के पद पर ना हो, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। लाभ के पद पर ना हो, ये तो हर पद में होता है, इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, ये उसकी योग्यता। अच्छा, जरा बता सकते हैं आप हमें प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे। प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है भाई, प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है, बता सकते हैं प्रथम उपराष्ट्रपति के बारे में। कुछ बच्चों ने आंसर दिया है, डॉक्टर डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आप पूरा नाम नहीं लिख सकते हैं तो आप शॉर्टकट में भी लिख सकते हैं ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। अगर आप राधाकृष्णन भी लिख देना या कृष्णन भी लिख दे तब भी हम समझ जाएंगे कि आप क्या कहना चाहते हैं। सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। अच्छा बता दो फिर वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है, वर्तमान में कौन है उपराष्ट्रपति, वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है, कौन है भाई। वेरी गुड, एम वेंकैया नायडू, वेरी गुड, नायडू है ना। एम वेंकैया नायडू, ठीक है ना, ये प्रेजेंट टाइम में उपराष्ट्रपति हैं। दो तीन क्वेश्चन और आप फटाफट बता दे, फिर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे, ठीक है ना। दो तीन प्रश्नों के आंसर और दे दें, ठीक है ना। चलिए, उपराष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, वेतन कितना होता है उपराष्ट्रपति का, ये जरा बता दो आप लोग, वेतन कितना होता है, वेतन कितना होता है। और उपराष्ट्रपति का जो पद है ना, ये कहां से लिया गया है, पद जो है ना कहां से लिया गया है, ये आपको बताना है। उपराष्ट्रपति का जो पद है ना वो कहां से लिया गया है, और उपराष्ट्रपति का वेतन कहां, सही है, पद तो आपने बता दिया, सही है, यूएसए से लिया गया है, कहां से, यूएसए अमेरिका से लिया गया है। वेतन कितना है, वेतन कितना है, वेतन कितना है भाई इसका, इसका वेतन है 4 लाख, 4 लाख पर मंथ, 4 लाख पर मंथ। ढाई ये गलत है, ये सब जो बता रहे हो ये सब परिवर्तित हो चुका है, सब बदल गया है। राष्ट्रपति का 5 लाख, उपराष्ट्रपति का 4 लाख, ये आप एक बार रिपीट करके पढ़ लो, ठीक है ना। चलो मैं किसी दिन सबका वेतन लिखवा देता हूं, किसका वेतन कितना है।
किसी दिन की क्लास में मैं आपको वेतन लिखवा देता हूं, ठीक है ना, सबका क्लियर हो जाएगा आपका। अच्छा, कौन कौन व्यक्ति ऐसे हैं जो दो बार उपराष्ट्रपति बन चुके हैं? दो बार उपराष्ट्रपति बने हैं, कौन कौन व्यक्ति हैं? दो बार उपराष्ट्रपति कौन कौन बना है, उस व्यक्तियों का नाम बताएं आप लोग। दो बार उपराष्ट्रपति कौन कौन व्यक्ति बना है, उन दोनों व्यक्तियों का आप नाम बताएं, बताएं। ध्यान देना, पहला तो आपका राधा कृष्णन है, पहले व्यक्ति तो आपके राधा कृष्णन नहीं है। ध्यान देना, राधा कृष्णन आपके 1952 से बनते हैं और कहां तक, 62 तक, 1962 तक रहते हैं। एक आपका मोहम्मद हामिद अंसारी है ना, मोहम्मद हामिद अंसारी, मोहम्मद हामिद अंसारी, ये दो व्यक्ति ऐसे हैं जो दो कार्यकाल के लिए उपराष्ट्रपति बने हैं। ये 2007 में बनते हैं, 2007 में बनते हैं, और कब तक का, 2017 तक बनते हैं। और 2017 से ही कौन आ जाता है, एम वेंकैया नायडू। एम वेंकैया नायडू 2017 से ही उपराष्ट्रपति पद पर हैं। क्लियर है, बताए भाई, क्लियर है सबको? अगला प्रश्न है आपका, भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? भारत में प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? सेना दिवस कब मनाया जाता है? कब मनाया जाता है, बताएं फटाफट आंसर। सेना दिवस कब मनाया जाता है भारत में? प्रतिवर्ष सेना दिवस कब मनाया जाता है? ये राइट आंसर है भाई। 15 जनवरी को जो है ना, 15 जनवरी, 15 जनवरी को प्रतिवर्ष सेना दिवस मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, आपको पता है क्या इसके बारे में, क्यों मनाया जाता है? ध्यान देना, इसी दिन 15 जनवरी को ही ना लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा का नाम सुने हैं? लेफ्टिनेंट लेफ्टिनेंट जनरल के एम करियप्पा, के एम करियप्पा, या ध्यान देना, या ध्यान देना, भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर के रूप में पद ग्रहण किया था। करियप्पा जो है ना, यह भारतीय थल सेना के शीर्ष कमांडर, ठीक ना भाई, शीर्ष कमांडर, शीर्ष कमांडर का पदभार ग्रहण किए थे, पद ग्रहण किए थे। उसी दिन को जो है ना याद करने के लिए, या उसी के उपलक्ष्य में 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष आपका सेना दिवस मनाया जाता है। क्लियर है ना, सेना दिवस मनाया जाता है। अच्छा, जो आपका सेना का मुख्यालय है ये कहाँ है, आप बता सकते हो क्या? सेना का मुख्यालय कहाँ है? सेना मुख्यालय कहाँ है? सेना मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली में, वेरी गुड, नई दिल्ली में। कहाँ है? न्यू दिल्ली में, न्यू दिल्ली में। अच्छा, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख, तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है? पीएम, पीएम नहीं होता भाई, पीएम नहीं होता, राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट, ठीक ना। तीनों सेनाओं का जो प्रमुख होता है वह राष्ट्रपति होता है। जरा फटाफट आप लोग ये बता दीजिए, इस समय जो है ना
थल सेना के प्रमुख कौन है? थल सेना के प्रमुख कौन है? ठीक है ना, जल्दी से बताएं। नरवणे, वेरी गुड, नरवणे, मनोज मुकुंद नरवणे। मनोज मुकुंद, नाम में ध्यान देना नरवाने लिखा होता है, ठीक ना, नरवणे पढ़ते नरवाने। ये ध्यान देना 28वें हैं, 28वें नंबर के, 28वें नंबर के। वायुसेना के प्रमुख कौन है प्रेजेंट टाइम में? प्रेजेंट टाइम में वायुसेना के प्रमुख कौन है? वायुसेना के प्रमुख कौन है वर्तमान में, बताएंगे? वेरी गुड, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी, वी आर चौधरी। याद ध्यान देना ये 27वें नंबर पे, कौन से नंबर पे हुए हैं? 27वें नंबर पे हुए हैं वायुसेना के प्रमुख। और अगर हम बात करें नौसेना की, अगर हम बात करें नौसेना की, नौसेना की तो करम सिंह, वेरी गुड, करम सिंह। चलो ठीक है ना, ये आपका 24वें नंबर के हैं, ठीक है ना, 24वें नंबर के करमवीर सिंह 24वें नंबर के। अच्छा एक क्वेश्चन और आप लोग सही है, सही है। इस समय प्रेजेंट टाइम में वर्तमान में करमवीर सिंह नहीं, कौन बने हैं? आर हरि कुमार। कौन है? आर हरि कुमार। अभी 2 दिन पहले ही हुए हैं ना भाई, 2-3 दिन पहले आर हरि कुमार। ये आपके कौन से नंबर के हैं? ये आपके कौन से नंबर के होंगे? 25वें, ध्यान देना 25वें नंबर के होंगे, ठीक है ना, 25 नंबर के।